तो आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्य की, चोल वंश। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं हाँ। वो उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं दिखाते। मतलब 1000 साल पहले के शासक जैसे सम्राट राजराज चोल, उनका ध्यान सिर्फ युद्ध पर नहीं था। सही। विज्ञान, कला, समुद्र, इन सब पर भी था। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर चोल कहानी के वो पहलू देखेंगे जो शायद उतने सुने नहीं जाते। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो स्रोत बताते हैं कि चोलों की जो ताकत थी वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही नहीं थी। उन्होंने एक जबरदस्त नेवी बनाई थी जिसने श्रीलंका, म्यांमार और यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया में जावा, सुमात्रा तक अपना असर डाला। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब जमीन जीतना नहीं था। अच्छा। हाँ, इसे उस जमाने के हिसाब से देखना जरूरी है। ये नेवी की ताकत सिर्फ जीत का निशान नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि इंडियन ओशन में उनका कितना दबदबा था, स्ट्रैटेजिक भी और आर्थिक भी। तो स्रोतों से लगता है कि इस समुद्री पहुंच से व्यापार के रास्ते सेफ हुए होंगे और कल्चर का भी आदान प्रदान बढ़ा होगा। उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर वो आर्किटेक्चर का कमाल, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ओह हाँ। ये सवाल तो उठता ही है ना कि उसके शिखर पर वो करीब 80 टन का भारी पत्थर आखिर पहुंचाया कैसे गया होगा। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में कमाल है। स्रोत शायद ठीक तरीका न बताएं, पर ये मिस्ट्री ही। बिल्कुल, ये मिस्ट्री ही उस जमाने की इंजीनियरिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट का सबूत है। सोचिए, उतना भारी पत्थर उतनी ऊंचाई पर, हाँ। किस लेवल का कोऑर्डिनेशन, मैथ्स और कितनी मैन पावर लगी होगी। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं था, बल्कि चोल राजाओं की ताकत, उनकी अमीरी और उनकी टेक्निकल स्किल का एक ग्रैंड शोकेस था। सही कहा। अच्छा, इन बड़ी इमारतों से हटकर देखें तो स्रोत उनकी एक और चीज का जिक्र करते हैं, एरी सिस्टम। हाँ, जल प्रबंधन प्रणाली। हाँ, पानी का मैनेजमेंट। कहा जाता है कि ये बारिश का पानी जमा करने के लिए तालाबों और नहरों का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जो आपस में जुड़े होते थे। हाँ, और ये पहलू बहुत जरूरी है। ये एरी सिस्टम दिखाता है कि चोल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने में ही नहीं लगा था। वो खेती और आम लोगों की जिंदगी की जरूरतों को लेकर भी काफी सीरियस थे। ये जो इंटरलिंक्ड टैंक सिस्टम था, इससे पानी अच्छे से स्टोर होता था, बंटता था, जिससे खेती बढ़ती थी। अच्छा। और कुछ गांवों में तो इसके बचे खुचे हिस्से आज भी काम में आ रहे हैं। ये उनकी दूरी की सोच और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देने का सबूत है ना? बिल्कुल, मतलब आज भी काम आ रहा है, कमाल है। और समाज के लेवल पर स्रोत बताते हैं कि उनके राज में लोकल लेवल पर भी गवर्नेंस का सिस्टम था। हाँ। गांवों में सभाएं होती थी, जैसे वो उत्तर मेरूर के शिलालेख हैं, उनमें जिक्र है कि कुछ हद तक लोकल नेता चुने जाते थे या नॉमिनेट होते थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, आज के डेमोक्रेसी से सीधे तुलना करना तो ठीक नहीं होगा। हाँ, वो तो है। लेकिन उस राजशाही सिस्टम के अंदर ये लोकल पार्टिसिपेशन का एक शुरुआती और काफी डेवलप्ड रूप जरूर था। उत्तर मेरूर जैसे शिलालेख बताते हैं कि इन सभाओं के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस तय थीं, अलग अलग कमिटियां थीं जो गांव का काम देखती थीं। तो ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड शाही कंट्रोल और लोकल ऑटोनॉमी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है। तो इन सब चीजों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? चोलों को सिर्फ जीतने वाले राजा नहीं दिखा रहे, वो कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, दूर की सोचने वाले प्लानर, आर्ट और इंजीनियरिंग के संरक्षक और समुद्र पर राज करने वाले भी नजर आते हैं। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि आज भी उन मंदिरों, तालाबों, सिस्टम्स में जिंदा है जो वो पीछे छोड़ गए। और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इतिहास लिखते समय अक्सर फौजी जीतों और राजाओं की जिंदगी पर ही इतना फोकस क्यों होता है। हाँ, ये बात तो है। गवर्नेंस की बारीकियां, टेक्नोलॉजी में नए प्रयोग, समाज पर लंबा असर डालने वाली चीजें जैसे चोलों का वो एरी सिस्टम या उनकी लोकल सभाएं, ये अक्सर साइडलाइन क्यों हो जाती हैं? मतलब कौन से कारण हैं जो तय करते हैं कि इतिहास के कुछ हिस्से ज्यादा रोशनी में रहेंगे और कुछ अंधेरे में या हाशिए पर चले जाएंगे? ये सवाल हमें अतीत को देखने और समझने के अपने तरीकों पर दोबारा सोचने को कहता है।